देखिए, एक उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु को खरीदता है उसकी एक निश्चित कीमत देकर तो उसे उसकी मांग कहते हैं। मांग एक उपभोक्ता करे तो उसको व्यक्तिगत मांग कहते हैं, और बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर मिलकर जो मांग करते हैं उसके योग को बाजार मांग कहते हैं। तो ये तो हो गया एक और एक से ज़्यादा लोगों की मांग के हिसाब से। लेकिन नॉर्मली हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में मांग के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। और क्या वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है? क्योंकि वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। अगर उन कारकों में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। तो हमें समझना है कि मांग में परिवर्तन क्या चीज़ है और कैसे होता है और कितने प्रकार का है, और दूसरा समझना है कि मांग के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे मांग के प्रकार और मांग में परिवर्तन। ठीक है, जिसमें मांग में परिवर्तन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस क्लास के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मांग के प्रकार से। टाइप्स ऑफ डिमांड। जब मांग के प्रकार की बात करते हैं, बेसिकली इसको चार टाइप में बांटा गया है, चार कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 दैट इज कीमत मांग, जिसको प्राइस डिमांड कहते हैं। नंबर 2 आय मांग, जिसको हम इनकम डिमांड कहते हैं। नंबर 3 कृषि मांग, जिसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। और नंबर 4 में अन्न मांग, जो दूसरे टाइप के हैं। जहां पर कीमत मांग वस्तु की कीमत के आधार पर तय किया जाता है। आय के आधार पर जो मांग तय होता है आय मांग, और आय के आधार पर वस्तुओं की दो कैटेगरी होती है, एक सामान्य वस्तु और एक गिफिन वस्तु, यानी कि नॉर्मल गुड्स एंड गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जिसको हम निम्न स्तरीय घटिया वस्तु भी कह सकते हैं। तिरछी वस्तु मांग मतलब जहां पर एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, और ऐसी मांग वस्तु ये दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। और जब अन्य मांग की बात करते हैं कि इन सब के अलावा वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तु के अलावा जो दूसरे कारक होते हैं उसके कारण जो मांग तय होती है, एक संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। इन सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। शुरुआत करनी है सबसे पहले कीमत मांग से। कीमत मांग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, समझ चुके, कि वस्तु की कीमत के आधार पर जितनी वस्तु मांगी जाती है, कीमत ज़्यादा हो जाती है तो वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है, और कीमत ज़्यादा हो जाती है तो वस्तु की मात्रा थोड़ा उल्टा हो जाता है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और वहीं पर वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। ऐसे में वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्राओं के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को कीमत मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत मांग कहते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि कीमत के अलावा जो दूसरे कारक है वो स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार से वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। और इसको जब शो करते हैं तो यहाँ पर दर्शाएंगे मांग की मात्रा को, यहाँ पर दर्शाएंगे वस्तु की कीमत को। तो कीमत और मांग के आधार पर जो दर्शाया जाता है तो ये होता है विपरीत संबंध, यानी कि कीमत ज़्यादा है तो मांगी जाती है कम मात्रा, कीमत कम है, ठीक है, तो मांगी जाएगी ज़्यादा मात्रा। तो ये क्या होगी? कीमत मांग। लेकिन जो दूसरा टाइप है आय मांग, वो मांग जो उपभोक्ता की आय के आधार पर निर्धारित होती है। जब उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहने पर केवल अपनी आय को देखते हुए वस्तु की मांग करता है। और होता कैसे है? होता यह है कि बस उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग भी बढ़ती चली जाती है। मतलब उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच में एक कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। तो सीधी सी बात करते हैं, एक तरह हम लिखते हैं आय को और दूसरी तरफ लिखते हैं वस्तु की मांग में। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। मतलब आय में अगर वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होगी, और आय में कमी हो जाती है तो वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं आय मांग का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने, कीमत वगैरह समान रहने पर उपभोक्ता की दी गई अन्य अवधि में आय की विभिन्न स्तरों पर खरीदने, मतलब आय के आधार पर जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस प्रकार से अगर हम शो करें तो यहाँ पर वस्तु की मात्रा और यहाँ पर होगी उपभोक्ता की आय। तो आय और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। तो ऐसे में मांग वक्र इस तरह से होता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आय है और मांगी गई मात्रा, अगर आय में वृद्धि हो जाती है, आय में अगर वृद्धि हो जाती है
तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। अब आय लोगों की बढ़ने के साथ साथ वस्तु की क्वालिटी के हिसाब से ही वो डिमांड अलग करता है। तो आय के आधार पर वस्तुओं को दो कैटेगरी बांटा जाता है, एक श्रेष्ठ यानी कि सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स, और दूसरा रहता है घटिया वस्तु यानी कि गिफिन गुड्स। अब घटिया वस्तु और नॉर्मल वस्तु के बीच में भी जो आय का रिलेशन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सामान्य वस्तु की कैटेगरी में, सामान्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जहाँ पर आय के बढ़ने के साथ साथ इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती जाती है, और ये वो वस्तु है जहाँ पर आय मांग का नियम लागू होता है। अगर कीमत और मात्रा में संबंध होता है ऋणात्मक, लेकिन आय और मात्रा में संबंध होता है धनात्मक। ऐसे में इन वस्तु की कैटेगरी में अगर हम यहाँ पर आय की मात्रा, आय लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आय, यहाँ पर अगर वस्तु की मात्रा की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है पॉजिटिव होता है, इस तरह से कि आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाएगी तो वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम घटिया वस्तु की बात करते हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनकी गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है आय के आधार पर, क्योंकि जिनकी कम आय है उनके लिए जो वस्तु को यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए सामान्य वस्तु है, लेकिन जिनकी आय ज़्यादा है वही वस्तुएं घटिया हो जाती हैं। जैसे मोटा अनाज हो गया, ठीक है ना, ब्रेड हो गया, इसके अलावा आपका जौ हो गया, कई सारे जो मोटे अनाज वगैरह की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनके मांग की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो मांग उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के बीच में यहाँ पर कैसा संबंध होता है, यहाँ पर होता है ऋणात्मक संबंध। किसके बीच में, आय और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। इसका मतलब उपभोक्ता की आय ज़्यादा होगी तो ऐसी वस्तु की मांग कम होगी, उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाती है तो ऐसे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ऋणात्मक संबंध हुआ। तीसरा है तिरछी या आड़ी मांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब किसी और वस्तु की कीमत का किसी और वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ना। हम जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उस वस्तु की मांग पर उससे संबंधित दूसरे वस्तु की कीमत का प्रभाव अगर पड़ता है तो उसे आड़ी मांग या तिरछी मांग कहते हैं। कहने का मतलब होता है जैसे हम मान लो हम बाइक का यूज़ करते हैं, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है हम बाइक का यूज़ करना कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब साफ है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाइक की डिमांड कम हो रही है तो किसी और की कीमत से बाइक की मांग कम हो गई, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोल के बिना बाइक का कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसे वस्तु को बोलते हैं पूरक वस्तुएं जो एक साथ यूज़ होती हैं। वहीं पर एक टाइप की वस्तु और होती है किसी और की कीमत से दूसरी वस्तु की मांग कैसे बराबर होती है। जैसे चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं, हम पीते हैं चाय और उधर कॉफ़ी की कीमत अगर कम हो जाती है, मान लीजिए कॉफ़ी की वर्तमान कीमत है 20 रुपये और चाय की कीमत है 10 रुपये, और कॉफ़ी की कीमत 20 रुपये से कम करें, कितनी हो गई, 15 रुपये हो गई, तो हमने कहते हैं उससे अच्छा चाय कौन पिएगा, चलो हम भी कॉफ़ी पीते हैं। मतलब कॉफ़ी की कीमत के कम होने से चाय की मांग कम हो जाती है। तो ये होता है स्थानापन्न वस्तु, क्योंकि हम एक दूसरे की जगह पर दोनों का प्रयोग करते हैं, या तो चाय या तो कॉफ़ी। तो इस आधार पर जब किसी और वस्तु की कीमत से वस्तु X की कीमत में परिवर्तन से अगर Y की मांग में परिवर्तन होता है तो उसको आड़ी मांग कहते हैं। और ये मांग दो प्रकार की हो सकती है, एक स्थानापन्न वस्तु के आधार पर और एक पूरक वस्तु के आधार पर। अब स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होती है ये समझना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले प्रयोग होती हैं एक दूसरे के स्थान पर। जैसे अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, या तो हम कोलगेट का यूज़ कर लेंगे या पतंजलि का यूज़ करेंगे, दोनों का एक साथ तो नहीं करेंगे एक बार में। अगर कोलगेट महंगा होता है तो पतंजलि यूज़ करेंगे, पतंजलि महंगा हो गया तो कोलगेट यूज़ कर लेंगे। क्या काम है, दांत ही तो मांजना है,
ठीक है ना। उसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, चाय या कॉफ़ी की। या तो चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, दोनों एक साथ तो नहीं पियेंगे ना। तो जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुओं के नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु की कीमत के प्रभावित होने से दूसरे वस्तु की मांग प्रभाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वस्तु यानी कि वस्तु X की कीमत की बात करते हैं और वस्तु Y की मांग की बात करते हैं, तो इन दोनों में धनात्मक संबंध होता है। मतलब साफ है कि अगर X की कीमत कम है, X की कीमत कम है तो Y की मांग भी कम होगी कि लोग X का यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं पर X की कीमत बढ़, मान लो ये चाय, ये कॉफ़ी है, क्या है, कॉफ़ी है, और ये Y क्या है, यहाँ पर ये चाय है। कॉफ़ी की कीमत कम है तो लोग चाय कॉफ़ी दोनों बराबर बराबर पी रहे हैं, यानी कि कॉफ़ी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। अचानक कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, क्या हो गई, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई। ठीक है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, यहाँ हो गई, तो कॉफ़ी पीने वाले आप कहेंगे इतना महंगा कॉफ़ी कौन पियेंगे, चलो अब हम चाय पीने लगते हैं। तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम क्या चीज़, स्थानापन्न वस्तुएं। और दूसरी तरफ देते हैं पूरक वस्तुएं। वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ एक ही उपयोग के लिए होता है। जैसे जूता और मोजा एक साथ पहना जाता है, इंक और पेन का प्रयोग एक साथ होता है, पेट्रोल डीजल का प्रयोग एक साथ होता है, चाय और चीनी का प्रयोग एक साथ होता है। यहाँ पर किसी एक वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने से दूसरे वस्तु की मांग में प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूटर और पेट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं पेट्रोल की कीमत और यहाँ पर लेंगे हम स्कूटर की मांग, स्कूटर की मांग। अब पेट्रोल की कीमत और स्कूटर मांग की मांग में इसमें धनात्मक संबंध होता है। अगर पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर है पेट्रोल की कीमत, तो स्कूटर की मांग यहाँ पर होगी। वहीं पर पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है, सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तो स्कूटर का यूज़ बढ़ जाएगा। मतलब पेट्रोल की कीमत के कम होने से स्कूटर की मांग कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आड़ी, किसी और की वस्तु का मांग का कीमत का दूसरी वस्तु पर होना। इसके अलावा कुछ वस्तुएं और होती हैं, कुछ मांग जिसको बोलते हैं अन्य मांग, जिसमें संयुक्त मांग है, व्युत्पन्न मांग है और सामूहिक। संयुक्त मांग क्या होती है, संयुक्त मांग मतलब एक वैसी मांग जहां पर किसी वस्तु को किसी एक या एक आवश्यकता के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग होता है, लेकिन उसका प्रयोग होता है एक ही आवश्यकता के लिए, उनको संयुक्त मांग कहते हैं। संयुक्त रूप से मांगा जाता है, जैसे गेंद और बल्ला दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। हालांकि ये कुछ कुछ पूरक मांग की तरह होता है। जूता और मोजा एक साथ प्रयोग होता है, स्कूटर और पेट्रोल जो है एक साथ प्रयोग होता है। जब किसी दो वस्तुओं का प्रयोग एक ही आवश्यकता, एक ही उपयोगिता के लिए हो, तो उसको हम संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं। फिर है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, ये एक ऐसी मांग होता है कि किसी और वस्तु की मांग के बढ़ने से किसी दूसरे वस्तु की मांग भी बढ़ जाए। जैसे हम बात करते हैं त्योहार के टाइम में, त्योहार में क्या होता है, त्योहार में हो जाता है कपड़े की मांग बढ़ जाती है, कपड़े की मांग बढ़ जाती है। अब कपड़े की मांग बढ़ने से जाहिर सी बात है फैक्ट्री में उसको ज़्यादा सिलना पड़ेगा, और कपड़े की मांग बढ़ने से फैक्ट्री में क्या चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए ना, फ्री में थोड़ा ना होगा, सिलाई मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कपड़े की मांग बढ़ने से सिलाई की मांग, सिलाई मशीन की मांग भी बढ़ जाती है। तो एक वस्तु की मांग बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग उसके साथ साथ अगर बढ़ जाती है तो उसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। कस्टमर ये नहीं खरीदेंगे, कस्टमर कपड़े खरीदेंगे, लेकिन कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन चाहिए, धागा चाहिए, ठीक है, फैब्रिक चाहिए। तो एक वस्तु की मांग के साथ साथ उसके पीछे पीछे और भी बहुत सारी वस्तुओं की अगर मांग आती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। फिर है सामूहिक मांग। क्या कहते हैं, सामूहिक मांग। सामूहिक मांग मतलब है किसी वस्तु को जब एक से ज़्यादा उपयोग के लिए मांगी जाती है। एक ही वस्तु, पहले मैंने पढ़ा दो वस्तुओं की एक ही उपयोगिता के लिए,
जब एक ही वस्तु को अलग अलग उपयोगिता के लिए एक साथ मांगा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामूहिक मांग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं दूध की, दूध को एक साथ बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं। दूध से मिठाई बनती है, दूध से पनीर तैयार किया जाता है, दूध से चाय तैयार किया जाता है, दूध से घर में खीर तैयार किया जाता है, दूध से पूजा में प्रयोग किया जाता है। मतलब दूध का डिमांड अलग अलग, इसको बोलते हैं सामूहिक मांग, कि एक ही वस्तु को अलग अलग कार्यों में डिमांड करना, मांग करना। अब मांग तो समझ में आ गया, अब होता है मांग में परिवर्तन। मांग अलग अलग प्रकार समझ में, लेकिन मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन होता है मांग के प्रभावित करने वाले कारकों, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर मांग में परिवर्तन की बात करते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मांग में परिवर्तन होने पर मांग वक्र पर संचलन होता है, और दूसरे मांग में परिवर्तन होने से मांग वक्र का खिसकाव होता है। दोनों ही अलग अलग स्थितियां हैं। मांग में संचलन तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, लेकिन शर्त है कि यहाँ पर जो वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या होने चाहिए, स्थिर हो। अन्य कारक कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य कारक स्थिर होते हैं, यहाँ पर परिवर्तन दो प्रकार से होता है, या तो मांग का संकुचन होता है, या फिर मांग का क्या होता है, विस्तार होता है। जबकि मांग वक्र का खिसकाव का होता है, मांग वक्र अपनी जगह से कब खिसकता है, ये तब खिसक सकता है जब वस्तु की कीमत स्थिर हो। वस्तु की कीमत स्थिर हो मतलब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन क्या हो, वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन हो। जैसे उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की रुचि में, भविष्य में होने वाले कीमत में, जनसंख्या के आकार में। तो अन्य कारकों में परिवर्तन से अगर मांग परिवर्तन होता है, उसे मांग वक्र का खिसकाव होता है, और केवल कीमत में परिवर्तन होने से जो परिवर्तन होता है उसके मांग वक्र का संचलन कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार से होता है, मांग का संकुचन और मांग का विस्तार। जबकि मांग वक्र के खिसकाव की बात करते हैं, यहाँ पर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मांग में कमी और दूसरा होता है मांग में वृद्धि। शुरुआत करते हैं मांग वक्र का संचलन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो लेकिन अन्य कारक स्थिर हो, तो उस वक्त जो मांग वक्र अपनी जगह भी रहता है, लेकिन मांग वक्र या तो ऊपर की ओर संचलित हो जाता है ऐसे, या फिर वो नीचे की ओर संचलित हो जाता है इस तरह से। तो ये संचलन के आधार पर इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक है मांग वक्र का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा था मांग का संकुचन यानी कि डिस्टिंक्शन ऑफ डिमांड। तो जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, तो इसका मतलब होता है ये एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ मांग की मात्रा की बात करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है, मान लो 10 रुपये में मांगी जा रही थी 15 यूनिट, और वस्तु की कीमत के कम होने से अब मांगी जा रही कितनी यूनिट, 20 यूनिट। यानी कि साफ है, वस्तु की कीमत में कम होने से वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो कीमत कम हो गई, मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र तो वही होता है लेकिन अपनी जगह पर ही बना रहता है। जैसे ये हो गया मांग वक्र, डिमांड, ठीक है। वस्तु की कीमत पहले यहाँ थी, ये होगी P और ये होगी, यहाँ पर लिखते हैं वस्तु की कीमत, और ये हो गई मांग की मात्रा। अब क्या हुआ, वस्तु की कीमत में कम होने से जबकि अन्य कारक स्थिर होते हैं उनमें कोई परिवर्तन, अन्य कारक स्थिर है, इसको सेटेलस परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब वस्तु की कीमत में कमी हो गई, कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसे में मांग की मात्रा में डायरेक्ट वृद्धि हो रही है। तो देखिए पहले मांग वक्र यहाँ पर था, अब मांग वक्र का संचलन नीचे की ओर हो गया, तो ये होगी, इसको बोलते हैं मांग का विस्तार। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है मांग का संकुचन। ये तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। वस्तु की कीमत पहले यहाँ है 10 रुपये, अब कीमत बढ़ के कितनी होगी, 12 रुपये। इससे वस्तु की मांग हो रही थी 20 और इससे 20 की घट की कितनी हो गई, 15। यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ने से जब वस्तु की मांग में कमी होती है तो उसको मांग वक्र का संकुचन कहते हैं। मांग वक्र वही होता है, बस अपनी जगह पर चढ़ के ऊपर क्यों चल जाता है, किस तरह से, ऐसे। ये है मांग वक्र,
ठीक है, क्या है ये? मांग वक्र है। अब मांग वक्र यहाँ पर है तो नॉर्मली हम यहाँ पर कर रहे थे, ये है वस्तु की कीमत और ये है मांग की मात्रा। अब वस्तु की कीमत बढ़ गई, मतलब वस्तु की कीमत ऊपर हो गई यहाँ पर P1। वस्तु की कीमत के बढ़ने से देखिए डायरेक्टली क्या हुआ, वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो गई। पहले ये वाला पॉइंट था, अब कहाँ हो गया, ये वाला पॉइंट हो। इसको बोलते हैं मांग का क्या, संकुचन होना, संकुचन होना। ठीक है, यहाँ पर केवल कीमत का ही असर पड़ता है। लेकिन जब हम वस्तु की मांग वक्र के खिसकाव की बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर वस्तु की कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, लेकिन वस्तु अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, ऐसे अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती तो मांग बढ़ जाएगी। संबंधित वस्तु की कीमतों में अगर वृद्धि हो गई तो भी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, कई सारे दूसरे कारण हैं, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता है, जैसे शादियों के मौसम में शादियों के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, त्योहारों के टाइम में कपड़ों की, दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो कई कीमत के अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारक हैं जिससे वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर यह है, शर्त है कि कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। तो ऐसे में मांग वक्र अपनी जगह नहीं रहता है, क्योंकि मांग वक्र जब बनाते हैं तो कीमत और मात्रा के बीच में संबंध, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अन्य कारकों में परिवर्तन, ऐसे मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है। इसे मांग वक्र का खिसकाव होता है। और खिसकाव कुछ इस तरह से होता है, ये पुराना है, कीमत अपनी जगह पर, उपभोक्ता की मांग में उपभोक्ता की आय बढ़ गई, ऐसे उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो नया मांग वक्र ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं खिसकाव, अपनी जगह छोड़ के आगे या पीछे की ओर चला जाना। और ये खिसकाव दो प्रकार से होता है, एक होता है मांग में वृद्धि का होना, एक मांग में कमी का होना। तो मांग में वृद्धि क्या है? मांग में वृद्धि जब वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन अन्य कारकों में धनात्मक परिवर्तन हो, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, ऐसे में वस्तु की कीमत 10 है तो मांग की मात्रा 20 है। वस्तु की कीमत 10 ही है लेकिन मांग की मात्रा बढ़ के कितनी हो रही है, 30। तो ऐसे में जो मांग वक्र पहले यहाँ था, ये वाला पॉइंट कीमत, और अब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं है, वस्तु की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं क्या चीज़ होना, मांग का वृद्धि होना। और ये मांग में वृद्धि होने के पीछे कारण है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, प्रतिष्ठापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी आती है, फैशन और ऋतु में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की रुचि में बदलाव होता है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है और भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होती है। तो इन सब कारणों से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। और दूसरा है मांग में कमी, ये ठीक उल्टा है, अगर अन्य कारकों में ऋणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे उपभोक्ता की आय कम हो गई, ठीक है, उपभोक्ता की रुचि नेगेटिव हो गया, मौसम परिवर्तन हो गया, जैसे ही अभी ठंड के मौसम आएगा तो गर्मी के कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी, गर्मी का मौसम आए तो ठंडी के कपड़ों की डिमांड कम होती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत वही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब वस्तु की मांग 20 और 20 से घट के कितनी होगी, 15, क्योंकि अब उपभोक्ता के पास इनकम नहीं, कोई दूसरा रीजन हो सकता है। तो अब पहले मांग वक्र यहाँ, ये वाला पॉइंट, ये हो गया मांग वक्र। अब कीमत वही है लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला पॉइंट, कीमत अपनी जगह पर लेकिन मांग में कमी हो जाती है, इसी को बोलते हैं मांग में कमी। और ये परिवर्तन बेसिकली होता है उपभोक्ता की आय में कमी होने से, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होने से, पूरक वस्तु की कीमत में बढ़ने से, फैशन और जलवायु में नेगेटिव परिवर्तन से, क्रेताओं की संख्या में कमी होने से और भविष्य में वस्तु की कीमत घटने की आशा होने से वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। तो ये था मांग वाला पूरा पोर्शन। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है मांग की लोच, वो मैं आपको कल के वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें कोई डाउट होता है ना, क्वेश्चन क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता, बेझिझक बेधड़क कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो ना। परेशान क्यों होते हो और कंजूसी क्यों करते हो शेयर करने में? शेयर करने में केवल आपका कुछ सेकंड जाएगा, आपके कोई पैसा नहीं जाएगा, लेकिन शेयर करने से क्या होगा, जब मेरे व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो मैं आपको और अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो देने के लिए होशियार हूँगा कि नहीं, मैं आपको और अच्छे दूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।